हेलो बच्चों, दिस इज प्रोफेसर देवेश त्रिपाठी डीटी सर। और ये मैं आ गया हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक और वीडियो लेकर। ये छोटा सा वीडियो रहेगा जिसमें हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स को डील करने वाले हैं। और ये वीडियो खास तौर पे जेई एडवांस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस वाले, नीट वाले इसको देख सकते हैं क्योंकि ज्ञान अर्जित करने के लिए कोई भी इसको देख सकता है। करेक्ट। तो वी आर डीलिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो पहले तो ये समझें कि ये होता क्या है, फिर हम इसके कुछ केसेस देखेंगे और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं उस चीज पर आएंगे। करेक्ट। तो अगर मैं कोई भी एक रैंडम शेप का स्ट्रक्चर लेता हूं, ये रहा, और ये एक मेटेलिक कंडक्टर है, तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी ये होती है कि जब तक वो अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन नहीं कर लेता तब तक इस कंडक्टर के ऊपर चार्जेस जो है वो फ्लो करते रहेंगे अनलेस के सरफेस पर बहुत सारे चार्जेस एकत्रित ना हो जाए। चूंकि ये नॉन यूनिफॉर्म शेप का है इसलिए डेंसिटी जो रहेगी वो नॉन यूनिफॉर्म रहेगी। ठीक है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, डेंसिटी कैसी भी। तो अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म है। अब थोड़ा समझिएगा इस चीज को। अगर मैं इस टुकड़े को देखूं तो ये छोटा सा पॉइंट आसपास के जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं उनसे रिपल्शन ऑब्जर्व करेगा या महसूस करेगा। तो जब इस पर रिपल्शन लग रहा है बिकॉज ऑफ दीज चार्जेस, वो रिपल्शन इसको अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा जिसका रिजल्टेंट हमारा इस तरफ आएगा। ऐसे ही इस चार्ज को देखोगे तो ये भी बिकॉज ऑफ रिपल्शन बाहर की तरफ जाना चाहेगा, ये भी बाहर की तरफ जाना चाहेगा, ये भी बाहर की तरफ जाना चाहेगा। यानी आप कमाल की बात देखिए, सिचुएशन ऐसा हो गया है कि खुद के ही बॉडी के ऊपर प्रेजेंट चार्जेस के कारण ये बॉडी एक तरीके से एक प्रेशर महसूस कर रही है, एक फोर्स महसूस कर रही है। तो वो जो प्रेशर महसूस कर रही होती है, दैट प्रेशर इज व्हाट वी कॉल एज इलेक्ट्रिक प्रेशर। चूंकि ये इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से आ रहा है इसलिए हमने इसका नाम रख दिया इलेक्ट्रिक प्रेशर। हमें यही कैलकुलेट करना है कि इस कंडक्टर के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक प्रेशर लगेगा या किसी भी कंडक्टर के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक प्रेशर लगता है। बट उसको सीखने के पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखिए, दैट इज इलेक्ट्रिक प्रेशर ऑन अ कंडक्टर kept in external इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं एक कंडक्टर को रखता हूं तो उसके ऊपर आखिर कितना इलेक्ट्रिक प्रेशर लगता है। तो मैं एक रैंडम सा कोई भी कंडक्टर का पार्ट ले लेता हूं। तो ये हमारा एक कंडक्टर है, कोई भी रैंडम सा कंडक्टर हो सकता है। अच्छा, इस रैंडम से कंडक्टर के ऊपर कुछ ना कुछ चार्जेस भी रहेंगे निश्चित तौर पर। लेटर से ये कंडक्टर का पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज के सरफेस पर लाई करता है, मैंने ऑलमोस्ट वही बना दिया। ठीक है। अब यहां पर इस कंडक्टर को मैंने एक एक्सटर्नल फील्ड में रखा है जो कि कुछ इस तरीके की फील्ड है। देख पा रहे हैं आप लोग? सो द फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, ये फील्ड। अब ये फील्ड के अंदर जब ये कंडक्टर को रखा जाएगा तो क्या होता है, हमें ये चीज ऑब्जर्व करनी है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ खास नहीं, उन्होंने यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट लिया और उस छोटे से एलिमेंट का जो छोटा सा चार्ज होगा वो होगा हमारा dq। तो मैंने ये ब्लू मार्कर से यहाँ इंडिकेट कर दिया कि ये हमारा एक छोटा सा एलिमेंट है और इस छोटे से एलिमेंट का जो छोटा सा चार्ज है वो dq है। और चूंकि इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी कंडक्टर की, तो dq कितना हो जाएगा आपका सिग्मा इंटू डी। तो dq बिकम्स सिग्मा इंटू डी। अब सुनो क्या होगा, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से इंडिकेटेड है इसीलिए इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो हमने यहाँ एक टेंजेंट डाल दिया। दिस इज द फील्ड एट दिस लोकेशन। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस लोकेशन, इट इज हैविंग अ पर्टिकुलर कंपोनेंट along the metal, थीटा एंगल मान लिया, और दूसरा कंपोनेंट जो है वो परपेंडिकुलर टू मेटल भी रहेगा। समझ पा रहे हैं या नहीं? अच्छा, ये जो कंपोनेंट रहेगा इसको मैं ई परपेंडिकुलर बोल देता हूं और इसको बोल देता हूं ई पैरेलल। नाउ एवरीवन नोज इट वेरी वेल कि जो ई परपेंडिकुलर है वो हमारा ई साइन थीटा हो जाएगा और ई पैरेलल जो है वो हमारा ई कॉस थीटा हो जाएगा। आपको ये भी पता है कि भैया जो भी फोर्सेस लगते हैं वो, या जो भी प्रेशर आता है वो थ्रस्ट के कारण आता है और थ्रस्ट हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स के कारण आता है। तो अगर मैं dF परपेंडिकुलर निकालूं तो इस छोटे से एलिमेंट पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाता है, फोर्स इज चार्ज इनटू फील्ड। तो चार्ज हो जाएगा dq और फील्ड कौन सा चाहिए हमें, E परपेंडिकुलर। करेक्ट। तो यहां से आप ध्यान से देखिए, dF परपेंडिकुलर will become
सिग्मा DA इंटू ई परपेंडिकुलर। तो यहां से DF बाय DA, यही तो टर्म है फोर्स पर यूनिट एरिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो इसको मैं लिख देता हूं यहां पर इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो रिप्रेजेंट करने के लिए काम करते हैं, प्रेशर का P और नीचे E लगा देते हैं। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर कितना आ जाएगा, DF बाय DA, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा टाइम्स E परपेंडिकुलर। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच दिस सिचुएशन। तो आपको अब ये याद रखना है कि अगर मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी मेटल प्लेट को रखता हूं तो उस मेटल प्लेट पे एक प्रेशर महसूस होता है, ऑब्जर्व होता है। उस प्रेशर की वैल्यू जो रहती है वो इस तरीके से निकाली जाती है, और इस इलेक्ट्रिक प्रेशर की वैल्यू जो है वो कितना है, सिग्मा इंटू ई परपेंडिकुलर। एम आई क्लियर अबाउट दिस थिंग? तो एक्सटर्नल फील्ड में अगर मैंने प्लेट रख दिया तो ऐसा होगा। ये हमें एक सिचुएशन पता है। अब इसको भी हम यूज करेंगे अपने इलेक्ट्रिक प्रेशर को कैलकुलेट करने में। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं चाहूंगा आप इसको नोट कर लें, फिर मैं आगे बताता हूँ। जल्दी नोट करिए इसको। अब देखिए, ये हमने एक रैंडम शेप का कंडक्टर ले लिया है। इस कंडक्टर के ऊपर कुछ चार्ज है ना, और वो चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, आपको मालूम है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस कंडक्टर के एक छोटे से सेगमेंट को देखता हूं, क्लियर, और इस छोटे से सेगमेंट का छोटा सा एरिया भी होगा, लेट अस कॉल इट DA। ठीक है, आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइएगा, ये टॉपिक अच्छा है, लॉजिकल है, एक बार सीख गए तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर इस कंडक्टर की चार्ज डेंसिटी लेट अस से सिग्मा है, तो उस परिस्थिति में आपको अच्छे से मालूम है कि कंडक्टर के कारण बाहर के पॉइंट पर जो फील्ड आता है दैट कम्स आउट टू बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ये मैंने आपको पिछले केस में बताया था, पिछले चैप्टर में बताया था कि जो फील्ड होता है वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड जाता है, अंदर तो नहीं रहता फील्ड, और वो फील्ड की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब उन्होंने क्या कहा कि अगर मैं इस छोटे से एलिमेंट को अलग से लूं और इसके जस्ट बाहर पॉइंट लूं एक, और एक पॉइंट जस्ट अंदर ले लूं, इस पॉइंट का नाम रख देता हूं A, इस पॉइंट का नाम रख देता हूं B। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इस एलिमेंट के कारण A पॉइंट पर फील्ड किधर होगा, तो आप बोलोगे कि एलिमेंट का जो फील्ड है A पॉइंट पर वो रहेगा बाहर की तरफ, है ना। इसका नाम रख देते हैं हम E1, और B पर भी आउटवर्ड रहेगा, B पर भी अवे ही रहेगा, है ना। इसको रख देते हैं E1। ये E1 फील्ड किसकी वजह से आया है, समझिए इसको। E1 फील्ड आया है बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट DA, है ना। ये छोटा सा जो एलिमेंट है DA, इसके कारण आ रहा है। तो E1 इज फील्ड ड्यू टू DA एलिमेंट एट पॉइंट्स, है ना। इसको A और B की जगह PQ ले लेते हैं, वरना A और A बार बार आएगा, P और Q। तो एट पॉइंट्स P एंड Q, ये ऐसे लिख दिया, ठीक है। अच्छा, आप डेफिनेशन लिखना चाहें इलेक्ट्रिक प्रेशर की तो लिख सकते हैं कि इट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग एट अ पॉइंट ड्यू टू द चार्जेस इन द सराउंडिंग, ड्यू टू द चार्जेस इन द सराउंडिंग ऑफ द कंटिन्यूअस बॉडी इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या है कि आसपास के जो चार्जेस हैं उनके कारण जो इसमें प्रेशर महसूस हो रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया महसूस हो रहा है, उसको हम इलेक्ट्रिक प्रेशर बोलेंगे। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं बचे हुए जो चार्जेस हैं ये वाले, है ना, ये देखो, इस बचे हुए चार्जेस के कारण P और Q पॉइंट पर फोर्सेस क्या होंगे, अगर कोई ये पूछे तो आपको मालूम है बचे हुए चार्जेस की डेंसिटी यहाँ ज्यादा है और यहाँ चार्जेस ज्यादा है, तो इस पॉइंट पर कैसा रहेगा, अवे, नाम E2 रख दिया। और खास बात देखो, यहाँ भी इसी तरफ रहेगा क्योंकि इधर पे चार्ज ज्यादा है और पॉजिटिव है, तो अवे रहेगा फील्ड। तो यहाँ भी फील्ड की वैल्यू कितनी रहेगी, E2 ही रहेगी, यानी कि बचे हुए कंडक्टर की वजह से फील्ड दोनों जगह सेम डायरेक्शन में आ रहा है। तो E2 को हम क्या बोलेंगे, फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग कंडक्टर एट पॉइंट्स P एंड Q। अब इसको समझो जरा ध्यान से। एक्चुअली में ये P और Q पॉइंट्स जो है वो कंडक्टर के इतना नजदीक है कि ऑलमोस्ट सेम ही है ना, एक ही पॉइंट है। तो आप चाहे जस्ट अंदर मान लो चाहे जस्ट बाहर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हमें ये पता है कि एट P, चूंकि ये आउटसाइड पॉइंट है, E1 प्लस E2 ये नेट फील्ड के बराबर होगा, जो होता है सिग्मा बाय
एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो फील्ड आता है कंडक्टर का वो E1 E2 को मिलाकर आ रहा है। ठीक है भाई, ऑब्वियसली अगर मैं दोनों को मिला दूं मतलब मैंने पूरा कंडक्टर बना दिया। तो पूरा ये भैया E1 है अकेले इस छोटे से डीए की वजह से, E2 है बचे एलिमेंट की वजह से, दोनों को मिला दो तो पूरा कंडक्टर का फील्ड कितना होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इसको ऐसे लिख देंगे। अच्छा एट क्यू अगर बात की जाए तो दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट, और ये अंदर भी आ रहे हैं, तो अंदर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि E1 माइनस E2 और E इनसाइड कितना होता है 0। अगर इन दो इक्वेशंस को मैं यूज करूं तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि E1 की वैल्यू E2 के बराबर आना चाहिए, यानी जितना फील्ड छोटे से डीए एलिमेंट का है उतना ही बचे हुए का है, और इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो यहां से आप देख सकते हो E1 इक्वल टू E2 है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि E1 प्लस E2 बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से 2E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां से जो फील्ड आएगा हमारा E1 या E2 की जो वैल्यू आएगी तो 2E1 बोल दो इसको, सो दिस E1 will become equal to sigma by 2 epsilon naught। आप E1 बोल दीजिए या फिर बोल दीजिए E2। अब मैं क्या करने वाला हूं समझिएगा जरा इसको ध्यान से। तो E2 कितना आ गया सिग्मा बाय 2 epsilon naught। अब आप इस सिचुएशन को अगर ध्यान से देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये छोटा सा एक एलिमेंट है डीए का, और इस छोटे से डीए के एलिमेंट को हम लोगों ने, जिसका चार्ज कितना होगा dq हो जाएगा इसका सिग्मा इंटू डी, हमने इसको एक एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया है जो कि E2 का फील्ड है ना। और अभी पढ़ा था कि कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रखा तो उस पर जो फोर्स लगता है वो होता है dq इंटू फील्ड, और वो भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फील्ड, तो E2 इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो यहाँ से df आ जाएगा इस तरीके से, dq की वैल्यू होती है सिग्मा इंटू डी, और E2 हम पढ़ चुके हैं कितना है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखो यहाँ से df बाय dA की जो वैल्यू आएगी, ये df बाय dA बन जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसी को हमने नाम दे दिया था इलेक्ट्रिक प्रेशर। तो कमाल की बात देखो, एक कंडक्टर खुद की वजह से इलेक्ट्रिक प्रेशर को महसूस कर रहा है और खुद एक्सपैंड होने की कोशिश करता है। ठीक है, अच्छा यहाँ अगर मैं सिग्मा E की वैल्यू डाल दूं तो E होता था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान से देखो सिग्मा कितना आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट टाइम्स E। इसको अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कट जाएगा और ये रिलेशन बन गया हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, which is a very interesting and important relation, क्योंकि इसी को हम लोग बोलते हैं स्मॉल u, यानी कि एनर्जी डेंसिटी। क्या बोलते हैं इसको बेटा हम, एनर्जी डेंसिटी। इसको एक बार जस्टिफाई भी कर दूंगा मैं अगर आपको रिक्वायर्ड है तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज एनर्जी डेंसिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम पे लगने वाला ये बहुत काम का फॉर्मूला बन जाता है आगे, पर मैं आगे बताऊंगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी दोनों की वैल्यू कैसी आ रही है, लगभग सेम ही आ रही है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये कम यूज होता है बट ये ज्यादा यूजफुल फॉर्मूला है, ज्यादा सवाल इस पर बेस्ड आते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए। तो पहले हम इसके कॉन्सेप्ट्स को देख रहे हैं, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे जिससे टॉपिक पूरी तरह से कवर हो जाए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्या होता है एनर्जी डेंसिटी और क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, और एक बॉडी पे खुद के ऊपर के चार्जेस के कारण भी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है तो वो कितना होता है, दैट इज सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आई होप आप ये समझ पा रहे हैं, तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जो रिलेशन E और P और U का निकाला था, उसको हम प्रूफ करके देख लेते हैं, सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे और आप समझ सके एनर्जी डेंसिटी आती कैसे। तो आप सबसे पहले क्या करिए, कंडक्टर लीजिए फिर से वही। तो मैंने एक रैंडम शेप का कुछ भी कंडक्टर ले लिया और मेटल है ये, है ना। तो अगर मेटलिक कंडक्टर है तो इसका मतलब अंदर की साइड पे इस पर फील्ड कितना आ जाएगा, 0। अच्छा, बाहर की तरफ इस पर चार्जेस डेफिनेटली रहेंगे, ठीक है। चार्ज डेंसिटी आपको मालूम है किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब उनका कहना है कि इस मेटल की सरफेस पर अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा है तो उस प्रेशर के कारण इसका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। तो इसका इनिशियल वॉल्यूम अगर इतना था तो थोड़ी देर बाद जब आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाना चाहिए, ठीक है। मैं एक रैंडम स्ट्रक्चर बना रहा हूं, आप थोड़ा सा इसको समझिएगा।
ये देखो, यानी कि बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक प्रेशर एक्टिंग एट ऑल पॉइंट्स, मैं प्रेशर बना रहा हूं, डोंट कंसीडर इट टू बी फील्ड, है ना। तो इस इलेक्ट्रिक प्रेशर के कारण ये सरफेस स्ट्रेच करेगी, और अगर ये सरफेस स्ट्रेच करेगी तो एक नया वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। तो अगर नया वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया तो इतना वॉल्यूम उसका बन जाना चाहिए। तो इस पूरे प्रोसेस में हमें जो वर्क निकालना है दैट इज व्हाट वी कॉल एज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन होती है? तो पोटेंशियल एनर्जी U, capital U, is simply given as work done by electric field या work done by external agent। कह सकते हैं ऐसा? तो work done by external agent in increasing its volume from V initial to V final is what we call as potential energy। इसी को डिफाइन करते हैं। तो देखते हैं जरा कितना होता है। तो work done by इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इनफैक्ट इसको वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो। उसका रीजन क्या है? क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस गिव्स अस द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। तो यहां से वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? सीधा सीधा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है हमारा, अभी निकाला था हम लोगों ने, फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर, तो फोर्स हो जाएगा प्रेशर इलेक्ट्रोस्टैटिक इनटू एरिया, करेक्ट, डीए। और इसको लिख दो डिस्प्लेसमेंट एस। तो यहां से डीए इंटू एस, ये क्या बन गया? डीवी। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण जो वर्क आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी पीई टाइम्स डीवी। इसको आप छोटा सा वर्क है तो इसको डीडब्ल्यू लिख दो। डोंट से दिस इज चेंज इन वर्क, दिस इज स्मॉल वर्क। तो स्मॉल वर्क in increasing the volume is what we call as PE into dV and I am sure आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब थोड़ा सा मेरी बात को समझना कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो W इलेक्ट्रिक के बराबर थी, dW इलेक्ट्रिक के बराबर थी। तो अगर मैं PE की वैल्यू लिखूं तो यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ PE into dV should be equal to du, ठीक है। अच्छा, इसको नीचे लेके आओ तो यहाँ से बन जाएगा du by dv is PE, और du by dv होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को ही हम बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी UE। ये ध्यान रखिएगा। तो UE जो आएगा हमारा एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू PE व्हिच वाज सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और आपको मालूम है सिग्मा कितना है? सिग्मा है आपका एप्सिलॉन नॉट टाइम्स E, क्योंकि E होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से सब्स्टिट्यूट करने पर हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर आ जाता है। ये हमारी एनर्जी डेंसिटी है। इससे फायदा क्या होगा मालूम है? अब आप कभी भी पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली निकाल सकते हो किसी भी फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली कैसे निकालोगे? क्योंकि आपको मालूम है एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। रट लो इसको, ये बहुत फेमस सवाल है, छोटे छोटे रूप में मेंस, एडवांस, नीट सब जगह आया हुआ है। जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो एनर्जी डेंसिटी का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर देखा। अब इसको यूज कैसे करते हैं? जैसे मान लो एक छोटा सा सवाल देता हूँ, है ना। उन्होंने क्या किया? उन्होंने यहाँ एक इनफाइनाइट शीट दे दी। अच्छा सवाल है, इनफाइनाइट शीट, और इस इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट के बगल में उन्होंने यहाँ एक छोटा सा स्फीयर रख दिया, ठीक है। इस स्फीयर का जो रेडियस है वो r है। नाउ इसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो है सिग्मा। कितनी है चार्ज डेंसिटी इस शीट की? सिग्मा। अब ये शीट कुछ भी हो सकती है, कंडक्टिंग भी हो सकती है, और कैसी हो सकती है? ये आपकी कंडक्टिंग भी हो सकती है और नॉन कंडक्टिंग भी हो सकती है। तो उनका सवाल ये है कि इस शीट से फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, और जब इसको इस फील्ड लाइन में रखा है मैंने इस स्फीयर को, so what will be the energy stored in this sphere? आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है? because it is kept in this surrounding। तो कहीं इंफिनिटी से लाए होंगे यहाँ तक, तो वर्क किया होगा, तो वर्क कैप में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ही इज आस्किंग फाइंड potential energy stored in the volume of the sphere।
है। अच्छा, ये आपको बताना पड़ेगा कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग। चलो मैं कंडक्टिंग ले लेता हूँ। ये शीट कैसी है? कंडक्टिंग। आपको अच्छे से मालूम है कंडक्टिंग से क्या होगा कि यहाँ पर जो फील्ड आएगा वो यूनिफॉर्म तो रहेगा, दोनों के लिए रहता है, बट उसकी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहीं पर नॉन कंडक्टिंग होता तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन लेना पड़ता। अब ऐसा सवाल अजीब सा है, कुछ भी पूछ लिया है उसने, है ना, तो हमें करना अब आता है क्योंकि हमें ये कॉन्सेप्ट पता है। तो हमें मालूम है यहाँ से हम सीधा सीधा कैसे अप्रोच करेंगे भैया। एनर्जी स्टोर्ड विल बी इक्वल टू यूई इनटू डीवी, यानी कि एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर। तो सीधा सीधा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना है? इसका वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब। हम इतने आसानी से इसलिए कर पा रहे हैं इसको क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ यूनिफॉर्म है। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होता तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ता। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ से यू की वैल्यू आ जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर को लिख दो सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब एंड सिंपलीफाई कर दो। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन कट जाएगा, 2 जब 4 हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कितना हो जाएगी? इसकी एनर्जी स्टोर्ड विल बी सिंपली गिवन एज 2 पाई आर क्यूब सिग्मा स्क्वायर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो अच्छा सवाल है ना, गैलेक्सी फिजिक्स का सवाल है, बट फिजिक्स गैलेक्सी का, बट अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। मतलब उसमें भी इसी टाइप का है और उन्होंने कुछ और ऑब्जेक्ट लिया है, तो हमने जनरलाइज कर लिया, किसी भी वॉल्यूम के लिए इसको यूज कर लिया, करेक्ट। अच्छा, तो आप इसको ऐसे नोट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक सिचुएशन हो गया। अच्छा, इसके और भी कुछ बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं जो हमने सोचे भी नहीं है, तो मैं आपको उसके एक आध एग्जांपल दे देता हूं एंड वील जस्ट वाइंड दिस टॉपिक आउट, करेक्ट। सो नोट इट डाउन। अच्छा, अब ये एक हम बड़ा फेमस सवाल देखने जा रहे हैं। इस सवाल को करने का एक तो मेथड आपको पता ही है स्टैंडर्ड, दूसरा एक आइडिया मैं भी दे रहा हूँ आपको कैसे इसको अप्रोच करते हैं। तो हमें क्या किया, कंसेंट्रिक स्फीयर्स दे दिए गए हैं दो। तो ये एक बड़ा स्फीयर है, ये छोटा स्फीयर, और ये दोनों कंसेंट्रिक स्फीयर्स के ऊपर ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चार्जेस होंगे। तो लेट अस से ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर का चार्ज रहेगा r, रेडियस रहेगा r, इसका रेडियस है 2r, ठीक है। चार्जेस की वैल्यू भी दे रखी है, लेट अस से दिस चार्ज इज +q एंड दिस इज +2q। रैंडमली कुछ भी चार्ज ले लिया, आप q1 q2 भी ले सकते थे। अब हमसे पूछा गया है कि सर बताइए व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। आपको मालूम है पोटेंशियल एनर्जी किसी भी एक स्फीयर की तो होती नहीं है, वो किसी भी सिस्टम की होती है, यानी दोनों को मिलाकर। तो आपको कैसे निकालना है, आप इस चीज को समझिए। सबसे पहले एक तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो हमारी इनके इंटरेक्शन के कारण आएगी। दूसरी जो एनर्जी हमारी आएगी दैट विल बी दी सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस शेल, एंड तीसरी इसकी। तो अगर मैं इस पूरे को लिखूं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम विल बी इक्वल टू यू सेल्फ Q प्लस U सेल्फ 2Q प्लस U म्यूचुअल इनके बीच, ठीक है। अब इसको कैसे लिखते हैं मैं जल्दी से लिख के दिखाता हूं आपको। U सेल्फ Q में कोई बड़ी तोप नहीं है, बहुत आसान है, दो कौड़ी घटिया कॉन्सेप्ट है। आपको मालूम है K Q स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस। दूसरे वाले का देख लो, K Q स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस, ठीक है। तीसरे वाले को देख लो, तीसरे में क्या करेंगे, तीसरे को समझो जरा। हम ऐसा करते हैं कि इस स्फीयर का पोटेंशियल यहाँ पता है, और पोटेंशियल इनटू चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसा लिख देते हैं कि 2Q, है ना, उल्टा भी कर सकते थे, उल्टा भी कर सकते थे, 2Q इंटू KQ बाय 2R। भैया ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, यहाँ की दूरी 2r है, तो कितना हो जाएगा KQ बाय 2R। तो दिस कैन बी रिटन एज दिस फॉर्म, इन दिस फॉर्म, करेक्ट। इसको सॉल्व करके देखो जरा, 2 से 2 कट जाएगा, तो KQ स्क्वायर बाय R, KQ स्क्वायर बाय 2R। यहाँ समझो, यहाँ पर आ जाएगा ऊपर 4 और नीचे का 4, ये कट जाएंगे, ठीक है। तो फाइनली कितना बच रहा है आपका, KQ स्क्वायर बाय 2R प्लस KQ स्क्वायर बाय R प्लस KQ स्क्वायर बाय R।
सो दिस इज 2kq स्क्वायर बाय r, मैं इसको हटेंगे हटा देता हूँ। तो 2kq स्क्वायर बाय r प्लस kq स्क्वायर बाय 2r, तो kq स्क्वायर बाय r कॉमन ले लो तो 2 प्लस 1/2 टाइप बन गया, तो 2 2 4 प्लस 1 5/2, तो यहाँ से u सिस्टम विल बी इक्वल टू 5/2 kq स्क्वायर बाय r एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई एग्जामिनेशंस में आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, तो इसीलिए उसको अच्छे से ध्यान से समझ लो। खासतौर पर एडवांस वाले बच्चों के लिए, जेई एडवांस वाले यानी जेई वाले डोमेन, नीट वालों से ऐसा सवाल नहीं पूछा जाता, पर ठीक है, फिर भी आपको पता हो तो कोई बुराई नहीं है। अच्छा, इसी में एक और चीज समझो, अगर मान लो ये जो यू सिस्टम हमने निकाला है, ये हमारा इस तरीके से 5/2 kq स्क्वायर बाय r, ये इस तरीके से आ गया है। अगर मैं कोई और मेथड से इसको सोचूं तो हम वैसा भी कर सकते हैं। कोई और मेथड कौन सा हो सकता है? वो मेथड जो हमने अभी जस्ट पढ़ा हुआ है। कौन सा मेथड पढ़ा हमने पढ़ा एनर्जी डेंसिटी वाला। एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, उससे एनर्जी कैसे निकालते हैं? पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ कितना है कि हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर में ई जो है वो वेरिएबल होगा। क्यों? क्योंकि रेडियल फील्ड है। तो हमें इस सवाल को करने के लिए थोड़ा सा चालाक होना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, हम एक ही बार में इसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर फील्ड की वैल्यूज अलग है और यहाँ बाहर फील्ड की वैल्यूज अलग है। हमें मालूम है इस पॉइंट पर फील्ड कितना है? 0। यहाँ फील्ड इसकी वजह से 0 है, लेकिन प्लस q की वजह से नॉन 0 है, और बाहर दोनों की वजह से एग्जिस्ट करेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से x दूरी पे एक छोटा सा स्फेरिकल एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से सेंटर से x दूरी पर एक छोटा सा स्फीयर का एलिमेंट ले लिया, या स्फीयर का, तो पूरा स्फीयर ही लेंगे हम, कोई बना पूरा नहीं रहा हूँ, आप आपने समझ जाना। और इसका जो रेडियस रहेगा वो छोटा सा कितना रहेगा? dx रहेगा। तो हम क्या अप्रोच करने वाले हैं, जरा समझिएगा, बड़ा प्यारा मेथड है ना, और ये जनरल मेथड है, इससे कोई भी पोटेंशियल एनर्जी का सवाल आप कर सकते हो, कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे एक सिलेंडर के अंदर अगर एक रॉड रख दिया, वायर रख दिया, तो आप फिर से वही एक सिलेंडर एज्यूम करो x दूरी पे, उसका फील्ड लिखो और हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर यूज करो। तो आपको मालूम है यहाँ से कि एनर्जी विल बी इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, समझिए जरा। इस पर्टिकुलर लोकेशन पर फील्ड कांस्टेंट यहाँ से यहाँ तक, और वेरिएबल सॉरी, और उस फील्ड की वैल्यू जो रहेगी यहाँ पर x दूरी पर, दिस फील्ड विल बी k q स्क्वायर बाय x या k q बाय x स्क्वायर। कितना फील्ड रहेगा बेटा? k q बाय x स्क्वायर। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो एनर्जी टोटल अगर निकाला जाए यू सिस्टम, तो आप कैसे लिखेंगे इसको? हम लिखेंगे सरफेस इंटीग्रल या इंटीग्रल ऑफ, कहां से कहां तक जा रहे हैं? r से लेकर 2r तक, ठीक है। और r से 2r तक हम इंटीग्रेट करने वाले हैं ue का मतलब हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट e स्क्वायर टाइम्स वॉल्यूम। कितना है इस स्फीयर का वॉल्यूम जो शेल हमने एज्यूम किया है, उसका है 4πx स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय dx, ठीक है। ये हो गया यहां से यहां तक, इधर तो 0 था, इधर से इधर तक 0, यहां से यहां तक का हमने लिख लिया, प्लस बाहर के लिए हमें लिखना पड़ेगा 2r से लेकर इंफिनिटी तक, है ना। और बाहर का जो फील्ड होगा, वो बाहर का जो एनर्जी होगा वो हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट e डैश स्क्वायर, है ना, इनटू बाहर भी हमने एक एलिमेंट एज्यूम कर लिया, ठीक है, छोटा सा dx का। तो इस एलिमेंट के लिए भी आप जानते हैं अच्छे से कि सेम वही चीज हमें यूज करनी पड़ेगी, 4πx स्क्वायर dx। ये अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें पूरी सिस्टम की एनर्जी मिल जानी चाहिए। हम चेक करते हैं इससे और इससे हमारा सेम आंसर आता है या नहीं। अगर सेम आता है तो फिर बढ़िया है, करेक्ट। चलो, तो यहाँ से यू सिस्टम विल बिकम, थोड़ा सावधानी से करिएगा, r से 2r हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई स्क्वायर का मतलब हो गया ये, तो वो होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बाय x स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4πx स्क्वायर इनटू dx, ठीक है। अच्छा, प्लस इंटीग्रल ऑफ 2r से लेकर इंफिनिटी तक जाएंगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, e डैश का मतलब हो गया बाहर के पॉइंट पर फील्ड, तो ये अगर e है तो e डैश हो जाएगा हमारा k q प्लस 2q, क्योंकि अब दोनों पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेंगे, अपॉन x स्क्वायर। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं?
तो यहाँ से ई डैश आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3q बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर dx। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है। ऑब्वियसली सब लोग सोच रहे होंगे कि सर ये मेथड अच्छा है, ऑब्वियसली वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट इससे तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी ये जनरल मेथड इसलिए बता रहा हूँ कि कभी अगर मान लो कुछ बहुत ही गंदा आ गया केस, वेरिएबल डेंसिटी आ गई वगैरह वगैरह, तो आपको फिर इसी से जाना पड़ेगा। जे एडवांस में मेंस वगैरह सपने में भी मत सोचना कि ऐसा कुछ आएगा, है ना। चलो जे यू सिस्टम देखते हैं यहाँ, तो सिंप्लीफाई करते हैं जरा, क्या क्या कर सकते हैं सिंप्लीफाई। तो ये एक 4 पाई से एक 4 पाई चला जाएगा, है ना। ब्रैकेट ओपन कर लेते तो अच्छा रहता, ठीक है, बट चलो ठीक है। मुझे साफ साफ ये दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर यहाँ से जा रहा है इस एक्स स्क्वायर से, बट इसका एक पावर और था तो एक बचेगा, ठीक है। तो क्या क्या बच रहा है लिख लेते हैं जरा। इंटीग्रल ऑफ आर से 2r, ठीक है। अंदर के टर्म्स देख लो जरा क्या क्या है। हाफ एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या आ रहा है देखते हैं जरा जल्दी से। यहाँ एक काम करो, क्यू स्क्वायर बचेगा सबसे पहले, और इनफैक्ट क्यू की पावर 4 बचेगा, है ना। क्यू की पावर 4 बच रहा है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा नहीं ठीक है ना, के क्यू स्क्वायर क्यों आएगा, के क्यू आएगा, 4 नहीं आ सकती पावर, यहाँ से गलती पकड़ में आ जाती है, तो के क्यू स्क्वायर बचेगा। भैया फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है ना कि के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। चलो तो ये आ गया हमारे सामने, है ना। अच्छा नीचे और क्या करें, नीचे 4 पाई देखो क्या होगा, 4 पाई स्क्वायर, एक 4 पाई से कट जाएगा तो नीचे बचेगा एक 4 पाई, ठीक है। एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर से कट जाएगा तो नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर यहां था तो उसको फिलहाल लिख देते हैं, बट यहां से कट जाएगा, ये हमें पता है, ठीक है। अच्छा dx, आई डोंट थिंक अब कुछ मिस हो रहा है, फिर से एक बार चेक कर लो। हाफ एप्सिलॉन नॉट एक कट गया, है ना, एक 4 पाई कट गया, एक एक्स स्क्वायर कट गया, क्यू स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे सामने, ठीक है। अच्छा सिमिलरली यहां पर लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ 2r से लेकर इन्फिनिटी तक हम जाएंगे, और यहाँ जो टर्म आएगा हमारे सामने वो कितना आ जाएगा। फिर से वही देखो, एक एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, एक 4 पाई कट जाएगा, और एक एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर एक बार कट जाएगा तो बचेगा हाफ 3q का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर dx। ऐसा कुछ बच रहा है, लगभग सिमिलर ही लग रहा है, बट ठीक है, चेक करते हैं ना क्या आता है। तो यहां से इसको यू सिस्टम को जब निकालोगे आप, तो यहां से यू सिस्टम की वैल्यू आ जाएगी, कांस्टेंट टर्म्स बाहर ले लो, क्यू स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, है ना। तो क्यू स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लिया, अंदर बचा था 1/x स्क्वायर dx, यानी x की पावर -2 dx, तो -1/x, तो -1/x लिमिट r से 2r। सिमिलरली यहाँ देखो वही चीज होगी, यहाँ 9q स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, और अंदर बचेगा -1/x लिमिट 2r से जाएगा, करेक्ट। इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं जरा क्या आता है। तो यहाँ से u सिस्टम विल बिकम, जो टर्म्स कॉमन है वो ले लो, कॉमन क्या आ रहा है, -q स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ आ जाएगा 1/2r -1/r। Am I clear about this thing? अच्छा ये हो गया इस साइड, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -9q स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1/∞ -1/2r, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करो जरा, तो यहाँ से ये टर्म 0 बन जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये आ जाएगा +9q स्क्वायर बाय 16 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। कर लो इसको, सॉल्व कर लो भैया, पहले तो कॉमन टर्म्स बाहर ले लो, तो 9q स्क्वायर बाय ये इन्फिनिटी है,
9q स्क्वायर बाय 16 बाय एप्सिलॉन नॉट r माइनस, ये पॉजिटिव हो गया तो पहले लिख दिया, माइनस उसको देखो कितना बनेगा, वो बन जाएगा आपका q स्क्वायर बाय 8 बाय एप्सिलॉन नॉट r इंटू 1/2 माइनस 1 1/2 माइनस 1 इज माइनस 1/2, तो ये बन जाएगा माइनस हाफ। भैया वैसे ही बन गया ये, तो ये भी पॉजिटिव बन गया, तो 16 यहाँ भी आ गया, 9q बढ़िया, 9q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कितना हो गया 10q स्क्वायर, तो यहाँ से u सिस्टम जो आ रहा है वो आ रहा है 10q स्क्वायर अपॉन 16 पे काम करो, 4 बाहर ले लो तो अंदर कितना बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ऐसा बच जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। कमाल की बात देखो, u सिस्टम फिर से वही आ गया 5/2 k q स्क्वायर बाय r। चेक करिए भैया, दिस इज हाउ वी अप्रोच सच गुड क्वेश्चंस, नोट कर लीजिए इसको, करेक्ट लिख लीजिए।